आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की। देखिए अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 94 नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और 24 इसमें मैन मेड है, यानी कि जो ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं। अगर हम लोग 18th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे इतने सारे एलिमेंट्स का पता नहीं लग पाया था, कुछ ही एलिमेंट्स का पता लगा था। और उस टाइम पर एक पर्टिकुलर अगर हम एलिमेंट की बात करें, अगर एक एक एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग याद रखना बहुत ही मुश्किल काम था। तो उस टाइम पे जो भी केमिस्ट थे वो इस पर काम कर रहे थे। तो एक केमिस्ट है जिनका नाम था डोबरिनर, एक जर्मन केमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्राइड फॉर्म किया जिसमें इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट का अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या देखा कि अगर वो 3 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अगर वो उनको अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज आ रहा है वो मिडिल वाले के एवरेज के इक्वल आ रहा था। तो बट ये इन्होंने सबसे पहले जो अप्लाई किया, कुछ अल्कली मेटल में ट्राई किया इन्होंने, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास और प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास, जब इसका एवरेज निकाला तो वो इक्वल आ रहा था सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल। और ट्राइड्स में यहां पर जो भी ग्रुप बन रहा था 3 एलिमेंट्स का, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। दैट मींस Li, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। इन्होंने कुछ फिर उसके बाद यही एल्कलीन अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ भी अप्लाई किया। तो इन्होंने फिर से यहां पाया कि कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास है उनका एवरेज इक्वल आ रहा है स्ट्रोंशियम के। बट यहां पर ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं आया था, थोड़ा सा डिफरेंस आया था, 0.5 का डिफरेंस। और वहीं पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। बट बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उन पर ये अप्लाई नहीं हुआ। तो जब इनसे पूछा गया कि जो बाकी एलिमेंट्स है उनको किस तरह से अरेंज किया जाए, तो इसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। इसी वजह से डोबरिनर ट्राइड्स फेल हो गए। तो डोबरिनर के फेल होने के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नेम था जॉन न्यूलैंड। इन्होंने एक नया लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या कहा, देखिए ऑक्टेव मीन्स होता है जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा होता है। तो जो यहाँ पर सा और सा, यानी कि फर्स्ट में भी सा आ रहा है और जो 8th वाला है वो भी सा है, दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो इसको इंग्लिश में जैसे कहते हैं डू रे फा मी सो ला टी। तो इस तरीके से इंग्लिश में कहते हैं इसको डू रे मी फा सो ला टी। तो यहां पर जो फर्स्ट और जो 8th होता है वो रिपीट होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अरेंज किया जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में। बेस रहा एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या पाया, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट, जहां से फर्स्ट हम लोग काउंट करेंगे वहां से जो 8th एलिमेंट आएगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो वो दोनों सेम ही कॉलम में आएंगे। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन नंबर 1, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th वाला एलिमेंट इसके नीचे आया। तो यहां पर इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट जहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी वहां से जो 8th एलिमेंट रहेगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, उन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सेम होगी, वो रिपीट करेगी। सो इसी तरीके से अगर हम लोग लिथियम की बात करें, सो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8th एलिमेंट आया, दैट मींस लिथियम और सोडियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसके बाद अगर बेरिलियम की बात करें, यहां से अगर काउंटिंग स्टार्ट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8th एलिमेंट आ गया मैग्नीशियम, दैट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर सेम। तो अब लेकिन यहां पर इनके फेलियर का रीजन था क्योंकि इनका जो मेथड था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हो पा रहा था। उससे आगे जब काउंटिंग की गई तो आगे के आने वाले एलिमेंट्स में ऐसा नहीं हो पाया। जो 8th एलिमेंट और जो फर्स्ट एलिमेंट था उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो पाई। तो ये इनके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन था।
इसके बाद सेकंड, उस टाइम तक 56 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे और डॉबरिनर का ये कहना था कि इसके आगे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं होगी, यानी कि इन फ्यूचर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्टेंस में हैं। तो ये इनके सेकंड फेलियर का रीजन था। इसको आप लोग इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आपने कोबाल्ट और निकेल को एक साथ प्लेस किया है, यहां पर सीरियम और लैंथेनॉइड को एक साथ प्लेस किया है, तो ऐसा क्यों किया, तो इसका इनके पास कोई आंसर नहीं था। उसके बाद इनसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि कोबाल्ट, निकेल और जो आयरन है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो लगभग सिमिलर है, तो इनको आपने सेम कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, आपने इनको बहुत ज्यादा दूर रख दिया, इसके बिल्कुल आसपास भी नहीं है। तो जब इनसे पूछा गया, क्योंकि कोबाल्ट, निकेल और आयरन है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होती है, सो जब इनसे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, इनको इतनी दूरी पर क्यों रखा, तो इसका भी इनके पास कोई आंसर नहीं था। तो यही कुछ रीजन थे जिनकी वजह से इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो फेल हो गया। तो डोबरिनर ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के फेल होने के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव ने भी एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्होंने अपने लॉ में कहा कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज करेंगे, और अरेंज होने के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो रिपीट होंगी। और उन्होंने एक टेबल फॉर्म किया। टेबल फॉर्म करने के बाद उन्होंने मोस्टली क्या देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप्स में आ रहे हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम है। तो यहां पर अपने टेबल में इन्होंने 7 तो पीरियड्स बनाए, 7 पीरियड्स बनाए और 8 बनाए इन्होंने ग्रुप्स। पीरियड्स कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको कहा जाता है ग्रुप्स। तो 7 इन्होंने पीरियड्स बनाए अपने टेबल में और 8 इस तरह से इन्होंने ग्रुप्स बनाए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा, अभी तक ऐसा कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं बना था। इन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार पीरियोडिक टेबल तैयार किया जिससे कि बहुत ज्यादा हेल्प मिली जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझने में। बट यहां पर इनके भी कुछ मेरिट्स थे। सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं कि इन्होंने इनके जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें खास बात क्या थी। सबसे खास बात ये थी कि उस टाइम पर जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने पहले से ही प्लेस छोड़ दिया था, यानी कि इनको पता था कि इन फ्यूचर कुछ एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवरी नहीं है उनकी डिस्कवरी होनी बाकी है, और उन एलिमेंट्स को उस जगह पर प्लेस किया जाएगा जहां पर इन्होंने वो जगह छोड़ रखी थी अपने पीरियोडिक टेबल में। नंबर सेकंड, जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो उन एलिमेंट्स को वहीं पर प्लेस किया गया, और जैसा कि इन्होंने बताया था उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जिनका डिस्कवरी हुई भी नहीं थी, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके की होंगी, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं थी जो डिस्कवर नहीं हुई थी, जो इन्होंने पहले ही बता दिया। और नंबर थर्ड, उस टाइम तक नोबल गैसेस की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट इन्होंने अपने जो इनका टेबल था उस पर नोबल गैसेस के लिए भी जगह छोड़ के रखी थी, यानी कि अगर नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो जाती उनके टाइम पीरियड में ही तो उनके लिए भी, नोबल गैसेस के लिए भी उनके पीरियोडिक टेबल में जगह थी। यानी कि बाद में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उसको प्लेस किया गया। अब यहां पर इनका जो टेबल था इसके कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे पहले एक तो इन्होंने कुछ जो एलिमेंट्स थे, क्योंकि इनका जो बेस था वो क्या था कि इनको एटॉमिक मासेस यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में इन्होंने अरेंज कर रखा है। बट कुछ जगहों पर देखा गया कि इन्होंने जो एटॉमिक मास जिसका कम था उसको इन्होंने बाद में प्लेस किया। जैसे 58.7 निकल का एटॉमिक मास कम था लेकिन इन्होंने इसको बाद में प्लेस किया। यहां पर 58.9
इन्होंने इसको पहले प्लेस कर दिया। जब इनसे ये पूछा गया कि निकेल को आपने बाद में प्लेस किया है और इनको आपने पहले ही रख दिया है, तो इस चीज का इनके पास कोई आंसर नहीं था। एक तो इनकी लिमिटेशंस ये थी। नंबर सेकंड, इसके बाद बात आई आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट इनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो इन्होंने उसको भी कैटेगराइज नहीं किया था, एक ही जगह पर दो डिफरेंट एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को प्लेस कर रखा था। तो जब इनसे पूछा गया आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स के लिए आपने ऐसा अरेंजमेंट क्यों नहीं किया, कि उनको अलग अलग क्यों नहीं रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में, तो इसका भी इनके पास कोई आंसर नहीं था। उसके बाद नंबर थर्ड, जब इनसे पूछा गया हाइड्रोजन के बारे में कि बताइए हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं जो ग्रुप 1 में रखे रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल मैच खाती है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ भी मैच खाती है जो कि 8 ग्रुप में रखे हुए थे। तो इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए हाइड्रोजन को या फिर 8th ग्रुप में रखा जाए, बताइए कहां पे प्लेस करें इसको, एग्जैक्ट पोजीशन बताइए। जब इससे ये पूछा गया तो इसका भी इनके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं था, तो ये भी इनके फेलियर का एक रीजन था। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। देखिए इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास किया था। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मॉसले, उन्होंने कहा क्यों ना हम एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनका जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एक नंबर के बाद क्या होगा, ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेंगे। और यहां पर जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल बताया इन्होंने, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट में होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो उन्होंने बेसिक कंसेप्ट दिया, लेकिन नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो एटॉमिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, वो तो उन्होंने उसको बनाया। तो जिन्होंने फॉर्म किया वो थे नील्स बोर, और जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट दिया उनका नाम था हेनरी मॉसले। उसके बाद नील्स बोर ने क्या किया, एक टेबल बनाया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। वहां पर उन्होंने 7 पीरियड्स लिए, मींस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे तो इस तरीके से उन्होंने 7 पीरियड्स बनाए, और 18 बनाए इन्होंने ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको ग्रुप्स कहा जाता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वॉज मेड बाय नील्स बोर। तो यहां पर नील्स बोर ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में 7 तो पीरियड्स बनाए थे। तो यहां पर हम लोग P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, तो मेनली यहां पर 7 पीरियड्स थे और 18 थे यहां पर ग्रुप्स। सो यहां पर 18 ग्रुप्स हैं, G2, सॉरी यहां से स्टार्ट होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 हो गया, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस तरीके से इन्होंने 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स बना लिया, और यहां पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया। तो सबसे पहले इन्होंने रखा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सो दिस इज हाइड्रोजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया हीलियम, नंबर 2, नंबर 3 लिथियम, नंबर 4 बेरिलियम, नंबर 5 बोरॉन,
नंबर 6 कार्बन, नंबर 7 नाइट्रोजन, 8 O, 9 F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, 10 नियॉन। उसके बाद 11 सोडियम Na, 12 मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, 13 देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस एंड सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। तो एटलीस्ट आप लोगों को 20 तक तो ये लर्न होना ही चाहिए। अगर लर्न नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी, अगर आपको डायरेक्टली याद है तब तो आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर आपको डायरेक्टली याद अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको हेलो, हाय, लीटा, बाय बाय, 5 का पेयर हो गया। हेलो, हाय, लीटा, बाय बाय, आप लोग नोट करते रहना इसको। उसके बाद काटो नहीं ओ फूल नहीं, ये 10 हो गए, 5 का ग्रुप हो गया। उसके बाद सोडा महंगा, हल्का सल्का फेंको, 5 का ग्रुप हो गया। उसके बाद सफर, चलोरी, आगरा, पोटैटो, चबाने। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते इसको आप लोग नोट कर लेना। आप लोगों को इजीली यहाँ 1 to 20 तक आप लोगों को इजीली ये लर्न हो जाएगा। इसके बाद अगर पूरे पीरियोडिक टेबल को की बात करें तो मैं आप लोगों को इसके ट्रिक्स बताऊंगा। डायरेक्टली अगर आप इसको, क्योंकि यहाँ पर 118 एलिमेंट्स होते हैं तो इनको सभी को याद करना एक साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। पीरियोडिक टेबल है, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है ताकि थोड़ा टाइम हमें कम लगे। देखिए यहां पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें सो यहां प्लेस करते हैं हम मेटल्स को, और ये लाइट मेटल्स होते हैं। दीज आर लाइट मेटल्स। यहां पर ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये भी मेटल्स होंगे, ये कहलाते हैं हैवी मेटल्स, और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो हैवी मेटल्स हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस जो है हायर क्लासेस में करते हैं। इसके बाद ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन मेटल्स, और ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं दीज आर नोन एज नोबल गैसेस। ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती हैं, अनरिएक्टिव गैसेस हैं, तो इसीलिए इनका एक अलग ग्रुप बनाया गया है जिनको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। अब इसके बाद यहां पर बीच में कहीं कुछ मेटलॉइड्स भी आते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, देन बिस्मुथ, एंटीमनी, टेलिरियम एंड पोलोनियम। तो यहां पर 7 हमारे पास दीज आर मेटालॉइड्स। 7 हमारे पास मेटालॉइड्स हो गए जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज के मिडिल में आते हैं। सो इसके बाद अगर हम लोग इसको याद करना चाहें तो याद करने का कुछ ट्रिक है। ग्रुप 1 के अगर एलिमेंट्स को आपको लर्न करना है तो आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? है लीना की रब से फरियाद। रिपीट कर रहा हूं, है लीना की रब से फरियाद। तो इस तरीके से आपके सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कवर हो गए जो फर्स्ट ग्रुप में है। अगर आपको पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर पता है तो आप लोग जो अदर एलिमेंट्स है इनका भी आप लोग एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप फर्स्ट में 2 ऐड कर देते हो
तो यहां पर 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर आप 8 ऐड करते हो सो 11 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर आप 8 ऐड करते हो तो 19, देन 18 सो 37 हो जाएगा। अगेन 18 तो 55 हो जाएगा, और 55 में अगर 32 ऐड किया जाए सो इट विल बी 87। सो जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। सो इसी तरीके से हम लोग ऐड करके नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप सेकंड को अगर लर्न करना है तो उसकी ट्रिक क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये आप लिख लेना। उसके बाद नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो यहां पर बैगन, आलू, गाजर इन थैली, तो यहां तक आपको लर्न हो जाएगा। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, बाल गणेश इन थाईलैंड। उसके बाद ग्रुप नंबर 14, काशी गए संग प्रभु, काशी गए संग प्रभु। ग्रुप नंबर 15, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप नंबर 16, ओल्ड स्टाइल से टीपो, अगेन ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। और जो लास्ट ग्रुप है 18, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स है रानी, अगेन हीना, नीना और करीना की जेरोक्स है रानी। तो इस तरीके से आप लोग कुछ ट्रिक्स से आप लोग जो ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनके आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद कुछ हमारे हैवी एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, हैवी मेटल्स, वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में लर्न करते हैं पीरियड वाइज, क्योंकि अगर हम इसको ग्रुप में बनाने के लिए गए, क्योंकि 2 एलिमेंट्स का फिर यहाँ पर हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको रो वाइज याद करते हैं। सो 21 to 30 ZN तक देखो, स्कूल टाई वाले क्यों माने, 5 का ग्रुप बना लेना, स्कूल टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कलकत्ता जाने, हो गया। उसके बाद यहां से 39 से 48 तक, 39 से देखो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े अगर कोई, रिपीट कर रहे हैं, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े अगर कोई। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहां से जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड की सीरीज 57 से लैंथेनाइड की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट जो एलिमेंट है लैंथेनम है, सो इसीलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। सो यहां पर लैंथेनाइड की सीरीज La से हम लोग लिखते हैं, यहां पर La। तो यहां से ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा, हाँ जी। फिर से देखो, ला हफ्ता वरना रे, ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा, हाँ जी। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 to 86 तक आपको ये सभी लर्न हो गए होंगे। फिर 89 से 139 तक यहां पर एक्टिनाइड सीरीज आती थी, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये एक्टिनियम होता है, तो इसीलिए इस सीरीज का नाम जो है वो एक्टिनाइड सीरीज रख दी है। तो इन दोनों सीरीज को हम लोग अलग रखते हैं। इसके बाद देखिए, अगर कभी किसी एलिमेंट की नेमिंग अगर नहीं हो रखी हो, वैसे अगर हम अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, तो 118 एलिमेंट्स के नाम भी पता लग चुके हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बट अगर इसके आगे अगर डिस्कवरी होती तो हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, और इससे पहले जब इनकी नेमिंग नहीं हुई थी एग्जैक्टली, तब इनकी नेमिंग कैसे करते थे। सो जैसे 110 एलिमेंट, अगर कोई जिसका एटॉमिक नंबर 110 है, तो इसका एटॉमिक
इसकी जो नेमिंग है वो हम करते थे UUN से, मींस अनिलियम। 1 को हम लोग लिखते थे अन से, अन, और 0 को लिखते हैं निल से, सो अनिलियम। इसी तरीके से 111 को अनयूनियम, 112 को अनबाइयम, 113 को अनट्राइयम, 114 को अनक्वाडियम, 115 अनपेंटियम, then 116 hexium, 117 septium, 118 octium, 119 ilium, और 120 को अनबाइनिलियम। तो ये 2 है तो ये बाय पहले आ जाएगा, अनबाइनिलियम। तो इस तरीके से अगर आने वाले टाइम पे और भी एलिमेंट्स की अगर डिस्कवरी होती है तो हम लोग उनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से ही करते हैं। जब तक उनका एग्जैक्ट नेम उनको नहीं दिया जाता है उससे पहले नेमिंग करने का तरीका यही है। यहां पर हमने एलिमेंट्स को रो वाइज यानी कि पीरियड में अरेंज कर रखा है। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इसकी देख लेते हैं कि पीरियड्स में एलिमेंट्स का कैसा कैरेक्टरिस्टिक रहता है। सबसे पहले बात करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहां पर हम लिथियम की अगर बात करें तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2,1। बेरिलियम की बात करें सो इसका एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। बेरिलियम के बाद बोरॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। देन कार्बन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। देन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में जो सेकेंड शेल है इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, 4, 5, सो इस तरीके से 6, 7। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स increases. On moving from left to right, the number of valence electrons increases. Next characteristic is valency. कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर लूज करने की टेंडेंसी को कहा जाता है वैलेंसी। तो अगर यहां पर देखें लिथियम की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 मींस आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 3, यहां पर 4। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि प्रोटॉन भी उसके पास 1 होगा, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होगा, लेकिन वो थोड़ा कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में थोड़ा कम होगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर उतने ही प्रोटॉन्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया इनके बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी थोड़ा कम हो गई। यहां पर अगर बात करें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी और कम हो गई। तो इसका मतलब वैलेंसी यहां पर तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब ये 4 तक पहुंचेगा टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जैसे 5 में ये पहुंचेगा तो 5 के बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, इस आउटर मोस्ट शेल में इसको कंप्लीट करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी थोड़ी कम। और अगर इससे आगे बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस वैलेंसी थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगी।
और आउटर मोस्ट शेल में उसके बाद लास्ट वाले में अगर 7 हो गया तो इसका मतलब इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी इसकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। दैट मींस इसके बाद हाफ के बाद इसकी जो वैलेंसी होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो फर्स्ट हाफ में वैलेंसी डिक्रीज होगी और सेकेंड हाफ में वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे इसका मतलब जो सेंटर पे न्यूक्लियस है जिसके पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है मींस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बढ़ता रहेगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए मींस 2 प्रोटॉन्स भी होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा, तो यानी कि साइज थोड़ा कम हो जाएगा। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो साइज थोड़ा और कम, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो साइज थोड़ा और कम हो जाएगा। सो दैट मींस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम, या फिर हम कहें कि उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट मींस एटॉमिक जो साइज होगा वो लेफ्ट से राइट मूव करने पर डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। देखिए लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं, तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। सो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होगा। और एक तरीका और है कि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इजिली डोनेट कर देते हैं। तो क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। सो इसी से पता लग रहा है कि लेफ्ट से राइट मूव करने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लूज करेगा या फिर कितनी जल्दी गेन करेगा। तो यहां पर जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली गेन लूज करते हैं, उसके बाद यहां पे थोड़ा लूज करना कम हो जाता है, धीरे धीरे आके यहां पर लूज करना कम हो जाता है, यहां पर शेयरिंग हो जाती है। लेकिन जैसे ही यहां से हाफ से आगे बढ़ते हैं उसके बाद ये गेन करना स्टार्ट करते हैं और गेन करना और बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ ग्रुप 17 तक आते आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सो दैट मींस जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो पहले तो डिक्रीज होगी एंड देन इंक्रीज होगी। केमिकल रिएक्टिविटी पहले होती है डिक्रीज और इसके बाद हो जाती है इंक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं और जो राइट साइड में हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और जो इनके मिडल में होंगे वो होते हैं अम्फोटेरिक नेचर के। अम्फोटेरिक मींस जो नेदर बेसिक हो नॉर एसिडिक हो। सो दैट मींस बेसिक लेफ्ट साइड पे है, एसिडिक राइट साइड पे है। सो इनका जो बेसिक नेचर होगा वो डिक्रीज करेगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज करेगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो बेसिक नेचर ये करेगा डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्रुप्स में एलिमेंट्स को जब रखा जाता है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सबसे पहले बात करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पीरियड सेकंड में लिथियम की बात करें, एक सिंगल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,1, सोडियम का 2,8,1, पोटेशियम का 2,8,8,1। इसी तरीके से जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहां आपको मिलेगा कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेरिलियम की अगर बात करें सो 2,2, मैग्नीशियम 2,8,2, देन कैल्शियम 2,8,8,2। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आप सभी को आता होगा। जो भी इनका एटॉमिक नंबर है उसको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, और इसके बाद जो सेकंड शेल आता है, सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 हो सकते हैं। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में एक फर्स्ट वाले की अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो यहां पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में। उसके बाद सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो यहां पर ये हो सकते हैं 8। थर्ड शेल में भी 8 होते हैं। तो इस तरीके से 2, 8, 8, 18, 18, 32। सो ये होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम लोग यहां पर अरेंज करते हैं। सो जो सेकंड ग्रुप है यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 2 आ रहे हैं, 2, 2, 2। तो जो भी ग्रुप है उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा सेम रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंसी की। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने या फिर लूज करने की टेंडेंसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो यहां पर ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, तो सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। सेकंड अगर ग्रुप की बात की जाए तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पा रहे हैं, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। सो दैट मींस वैलेंसी किसी ग्रुप में सेम रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ग्रुप्स में एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहते हैं और वैलेंसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक साइज की। देखिए ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अगर हम जो फर्स्ट पीरियड है यहां पर पहले ग्रुप की बात करें 1 शेल, सेकेंड ग्रुप की बात करें यहां पर 2 शेल आ गए, यहां पर थर्ड में देखिए यहां पर 3 शेल हो गए। ये नंबर ऑफ शेल है। ये शेल हो गया हमारा के, ये जो दूसरा सेल आया है 2 सेल जो है सो के और एल, यहां पर के एल एम, दिस इज के एल एम एन। तो पहले में सिर्फ 1 शेल, दूसरे में के एल 2 शेल्स, थर्ड वाले में 3 शेल्स, फोर्थ वाले में 4 शेल्स। मींस यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसीलिए ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम the atomic size increases। हम कह सकते हैं कि atomic radii increases। Next, metallic character। On moving from top to bottom, the metallic character increases। क्यों? अब देखिए यहां पर जो हमारा सबसे पहला जो एटम है, एलिमेंट है ऊपर वाला, 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जैसे डाउन आ रहे साइज बढ़ जा रहा है, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो सेंटर में न्यूक्लियस है और यहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहां तो काफी कम है, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने में यहां पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां पर जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो ज्यादा हो गई, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा
तो ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजीली बाहर निकल सकता है। यहां पर अगर बात करें तो इनके बीच की डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है और बीच में शेल्स भी आ गए हैं, तो जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, तो इसकी वजह से ये थोड़ा और ज्यादा इजीली इसके कंपैरिजन में बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, तो इनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। तो केमिकल रिएक्टिविटी देखिए, अगर हम मेटल्स की बात करें तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं देगा, ये थोड़ा इजीली देगा, ये थोड़ा और ज्यादा इजीली देगा। तो मींस जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, सो मेटल्स का जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। मींस मेटल के केस में जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज होगी, बट नॉन मेटल्स के केस में ये डिक्रीज हो जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स के केस में डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, सबसे जो ऊपर वाला है यहां पर सेकेंड वाला ले रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन वाला एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर 8 है, सो दैट मींस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 5 6। नेक्स्ट वाले में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए, सो 6 यहां पर भी होंगे। नेक्स्ट वाले में एक शेल और इंक्रीज हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी होंगे क्योंकि सब सेम ग्रुप के हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम है। अब यहां से जो आने वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर से, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये क्या करेंगे, इसको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको रिपेल करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, ये इसको रिपेल करेंगे, बट जो न्यूक्लियस होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से इसमें रिएक्शन थोड़ी ज्यादा होगी। अगर यहां की बात करें, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो उसको रिपेल करेंगे, बट अब यहां पर क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये काफी दूर हो गया, क्योंकि यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, तो इसीलिए इनको आने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस काफी दूर हो गया है इनसे, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। यहां पर नंबर ऑफ शेल्स और इंक्रीज हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन तो अपना काम करेंगे, इनको रिपेल करेंगे, इसका काम था इनको अट्रैक्ट करना। तो क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देयर रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स रिमेन्स सेम। अगर ये एसिडिक है तो एसिडिक ही रहेंगे ऑक्साइड्स, अगर बेसिक है तो वो बेसिक ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं।